हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो पोयम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है पोयम। पोयम 12th क्लास के लिटरेचर के स्टूडेंट्स के कोर्स में दी गई है और इस पोयम को लिखा है कमला दास ने। कमला दास जो कि माधवी कुट्टी नाम से या कमला सुरैया के नाम से भी लिखा करती हैं। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। इंग्लिश, मलयालम और केरला तीनों भाषाओं में लिखा करती हैं वो। उनके बारे में जो खास बात है वो ये कि उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था उनकी कविताओं के लिए। और उसके अलावा उनकी मृत्यु हुई थी 75 की एज में, मई 2009 को। कहाँ पर हुई थी? पूना में। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा लीक से हटकर कविताएं होती हैं कमला दास की, तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो कई बातों को गहराई से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। और इस पोयम के अंदर भी उन्होंने ब्लड को सिंपली एक रक्त या खून के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि ब्लड के माध्यम से जो वो गहरी चीज़ हमें समझाना चाह रही है उन चीज़ों को बताया है। जैसे कि हमारा कल्चर किस तरीके का था, एंशियंट इंडिया का, किस प्रकार की सोच हुआ करती थी हमारे यहाँ पर, जो हमारे बड़े हुआ करते थे उनकी, इस तरीके की चीज़ों को भी उन्होंने डिस्कस किया है। और कैसे बच्चा बचपन में भावुकता से विषय हर चीज़ के निर्णय लेता है, वैसे ही वो बड़ा होते होते कितना प्रैक्टिकल हो जाता है और कई भावुक पक्षों को एक और करके चलता चला जाता है। इन सब चीज़ों को भी उन्होंने इस कविता में हमें बताने की कोशिश की है। तो पोयम से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पोयम को। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। कौन? माय ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई। माय ब्रदर एंड आई, एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड्स, तो हम क्या करते थे? हमेशा मिट्टी में खेला करते थे, धूल मिट्टी में खेलते, जमीन पर खेलते। ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जब इस रेत में खेलते तो इस रेत पर पक्षियों को बनाते, जानवरों को बनाते। एक दिन क्या हुआ, अब आगे देखिएगा। आवर ग्रैंड मदर्स, सॉरी आवर ग्रेट ग्रैंड मदर, हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, सेड वन डे, वो एक दिन बोली, यू सी, तुम जानते हो, तुमने देखा, दिस हाउस ऑफ अवर्स, ये हमारा जो घर है, नाउ 300 years ओल्ड, पूरा कितना पुराना है? 300 साल पुराना है। नाउ 300 years ओल्ड, हमारा ये घर पूरे 300 साल पुराना है। इट इज़ फॉलिंग टू लिटिल बिट्स, और अभी क्या हो रहा है? छोटे छोटे टुकड़ों में खिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। फॉलिंग टू लिटिल बिट्स यानी अब टुकड़े टुकड़े हो रहा है, टूट रहा है हमारा ये घर। बिफोर आवर वेरी आईज, हमारी आंखों के आगे देखो ये सब हो रहा है। बिफोर आवर वेरी आईज, वेरी शब्द का यूज ही बात पर जोर देने के लिए किया है कि देखो हमारी आंखों के आगे हमारे घर का क्या हाल हो रहा है। द वॉल्स आर क्रैकेड, दीवारों में दरारें हैं, क्रैकेड दरारें। एंड टोर्न, टूट गई है, टोर्न यानी टूट जाना। एंड मॉइस्टन्ड बाय रेन, और बरसात के कारण क्या हो गया है? नमी भी आ गई है, सीम आ गई है। मॉइस्टन्ड यानी नमी, सीम आ जाना। बरसात के कारण नमी आ गई है, सीम आ गई है। द टाइल्स हैव फैलन हियर एंड देयर, इधर उधर जो पट्टियाँ लगी हुई थी जमीन पर, उन पट्टियों में भी क्या हो गया है? गिर गई है वो भी। टाइल्स हैव फैलन, जो फर्श लगा हुआ था, फर्शी बनी हुई थी, वो फर्शी भी इधर उधर से टूट गई है। द विंडोज वाइन एंड ग्रोन, और खिड़कियाँ कैसी है? हर समय वाइन एंड ग्रोन का पर्टिकुलर मतलब होता है रोना, कराहना, आहें भरना। यहाँ पर खिड़कियाँ रो कराहन आहें नहीं भर सकती, बल्कि खिड़कियों में से जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो चरमराहट की आवाज़ आने लगती है। पोइट उसे रेफर कर रहा है कि देखो खिड़कियाँ भी क्या हो रही हैं? चरमराने लगी है। एंड एवरी नाइट, और हर रात को क्या होता है? द रेट्स कम आउट ऑफ द होल्स, जो रेट्स हैं, चूहे हैं, वो बिल में से बाहर आ जाते हैं। रेट्स कम आउट ऑफ द होल्स, होल्स यानी बिल। एंड स्कैम्पर, और उछल कूद मचाते हैं। पास्ट आवर डोर्स, हमारे दरवाजों के आसपास से मंडराते हुए, उछलते हुए निकल जाते हैं। स्कैम्पर पास्ट, पास से निकल जाना, उछलते हुए। ये चूहे हमारे कमरे के पास से उछलते हुए निकल जाते हैं। एंड द स्नेक श्राइन इज डार्क विद वीड्स, और जो स्नेक श्राइन है ना, स्नेक श्राइन, श्राइन का मतलब होता है मंदिर, श्राइन का मीनिंग होता है मंदिर। स्नेक श्राइन यानी कि सांपों का मंदिर, सर्पदेव का मंदिर। जो हमारे घर में सर्पदेव का मंदिर है ना, इज डार्क विद वीड्स,
उसमें भी क्या हो गया है, अंधेरा छा गया है, किसके कारण? जंगली वनस्पति या घास के कारण। डार्क विद वीड्स, वीड्स यानी जंगली वनस्पति, जंगली घास। जंगली घास के कारण क्या हुआ है? अंधेरा सा छा गया है। एंड ऑल द स्नेक गोड्स, और जितने भी स्नेक गोड्स हैं, इन द श्राइन, इस मंदिर के अंदर, इन द श्राइन, ऑल द स्नेक गोड्स इन द श्राइन हैव लिचन ऑन देयर हुड्स, उनके जो हुड्स हैं, हुड्स यानी फन, उनका जो फन है ना, उस पर छोटे छोटे छेद हो गए हैं, वो भी खिल रहे हैं अब तो। लिचन यानी छोटे छोटे छेद जो अजीब से हो जाते हैं कीड़ा लगने के कारण, उससे है यहाँ पर। हैव लिचन ऑन देयर हुड्स, उनके हुड्स पर, फन पर भी छोटे छोटे छेद हो गए हैं, अच्छे फन भी अब तो खिलने लगा है। ओ इट हर्ट्स मी, अरे बहुत दुख होता है मुझे। हर्ट यानी दिल दुखना, मन में तकलीफ आना। ओ इट हर्ट्स मी, अरे ये बात मुझे दुखी करती है, मन में दुख होता है। शी क्राइड, वो चिल्ला करके बोली। वाइपिंग अ रेडन आई, और आंसुओं से लाल होती अपनी आंखों को पोछा। वाइपिंग यानी पोछना। वाइपिंग का क्या मतलब होता है? पोछना। उन्होंने अपनी आंसुओं से लाल होती आंख को पोछा। वाइपिंग। फॉर आई लव दिस हाउस, क्यों पूछा? क्योंकि वो इस घर से बहुत प्यार करती हैं। इट हर्ट्स मी मच, और यही कारण है कि ये बात उन्हें क्या कर रही है? पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। हर्ट्स यानी परेशान करना। यही कारण है कि ये बात मुझे दुखी कर रही है, परेशान कर रही है। टू वॉच इट डाई, कि मैं अपने इस घर को नष्ट होते हुए देख रही हूँ। टू वॉच इट डाई। फिर आगे बोलती है, वेन आई ग्रो ओल्ड, राइटर बोली कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी। आई सेड, मैंने कहा। उसने अपनी दादी को शांत किया जो कि रो रही थी, और बोला कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। वेन आई ग्रो ओल्ड, आई सेड, एंड वेरी वेरी रिच, और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। वेरी वेरी रिच, बच्चों की होती है भावुक सी स्थिति कि वो बड़ों को जरा सा भी परेशान देखते हैं तो फटाफट कहते हैं, देखो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके लिए ऐसा करूंगा। तो ऐसा ही पोइटेस अपनी दादी को समझा करके कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और बहुत अमीर हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? आई शैल रीबिल्ड द फैलन वॉल्स, मैं इन गिरी हुई दीवारों को फिर से खड़ा कर दूंगी। किन दीवारों को? इस घर की दीवारों को। फैलन यानी टूटी हुई, गिरी हुई। जो इस घर की दीवारें गिरने लगी हैं, टूट गई हैं, उनको मैं फिर से बना दूंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और जो ये हमारा पुराना घर है ना, इसे नया बना लूंगी। मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस। माई ग्रेट ग्रैंड मदर, इस पर ग्रेट ग्रैंड मदर क्या करती है? टचड माई चीक्स, मेरे गालों को छू देती है। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा देती है। शी वॉज रियली सिंपल, बड़ी सादी थी वो औरत। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, कई सालों से भगवान के नाम पर जैसे तो जी रही हो। एक्चुअल में यहाँ से उनके विधवा जीवन पर भी हमें साइडलाइन दी गई है, हिंट्स दिए गए हैं, और ये बताने की कोशिश भी की गई है कि इंडियन कल्चर में उस समय में विडोज कितनी हार्डशिप्स का सामना किया करती थी। देखिएगा, शी वॉज रियली सिंपल, बहुत सादी थी वो। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, कई सालों से वो भगवान के नाम पर पोषित हो रही थी। ऑल हर फीस्ट्स वर मोनोटोनस, उसकी हर दावत नीरसतापूर्ण थी। यानी कि यूं नहीं कि भोजन में बड़ा स्वादिष्ट और विशिष्ट व्यंजन वो लेती थी। मोनोटोनस यानी कि सादा भोजन, वो हमेशा उसकी दावत बड़ी सादी होती थी, सादा भोजन वो किया करती थी। फीस्ट का मीनिंग होता है दावत। मोनोटोनस नीरस, यहाँ पर सादे से है, वो सादा भोजन लिया करती थी। मोनोटोनस। फॉर द ओनली डिश वॉज ऑलवेज गुड, क्योंकि उसके लिए तो एकमात्र भोजन क्या था? भगवान का नाम था। भगवान को स्मरण करती थी हर समय, यही उसका जीवन था। सादा भोजन किया करती थी, एक सादी जिंदगी वो जी रही थी। शी टोल्ड अस, सॉरी, एंड द रेस्ट वर कॉन्डिमेंट्स, बाकी की चीज़ें तो केवल मात्र सहयोग के लिए हुआ करती थी। रेस्ट वर कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स वैसे तो होता है मसाले या अन्य जायके, परंतु यहाँ पर उससे नहीं है।
बल्कि सादी चीज़ों से है। इसके अलावा जितनी भी सादी चीज़ें होती थी उनकी वो बात किया करती थी, या इसके अलावा जो भी चीज़ें वो करती थी वो बहुत ही केवल मात्र सहयोग के लिए होती थी, एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं करती थी, सादा जीवन जिया करती थी। कॉन्डिमेंट्स से सहयोगी, शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, हाउ शी रोड हर एलिफेंट, कि कैसे वो हाथी की सवारी किया करती थी। वेन शी वॉज 10 और 11, कब, जबकि उनकी उम्र 10 या 11 साल रही होगी, 10 और 11। एवरी मंडे, हर सोमवार को, विदाउट फेल टू शिवा श्राइन, वो कहाँ जाती थी, बिना किसी गलती के लॉर्ड शिवा के मंदिर वो जाया करती थी, टू शिवा श्राइन, एंड बैक टू होम अगेन, और फिर से घर को जाती थी, मंदिर पर जाती और मंदिर से दर्शन करके फिर अपने घर लौटती, किस पर बैठ करके, हाथी की सवारी करके। एंड टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, ऑफ द जेवल बॉक्स, उस जवाहरातों के बॉक्स के बारे में, जेवल बॉक्स, एंड द ब्रोकेड फ्रॉम नॉर्थ, और जो वो जरी का कपड़ा लाई वो नॉर्थ से, उसके बारे में भी बताया, नॉर्थ उत्तर, एंड द परफ्यूम्स, उन परफ्यूम्स के बारे में, एंड ऑयल्स, और उन तेलों के बारे में भी बताया जो कि उसके लिए लाए जाते, एंड द सैंडल, इसके अलावा चंदन, फॉर हर ब्रेस्ट, जो कि वो अपने वक्ष स्थल पर या बॉडी पर अप्लाई करती थी, वो चंदन के बारे में भी उन्होंने हमें बताया, एंड हर मैरिज, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शादी एक राजकुमार से हुई, हर मैरिज टू अ प्रिंस, हु लव्ड हर, जो कि उसे बहुत प्यार करता था, हु लव्ड हर, डीपली, गहराई से, बहुत ज़्यादा, फॉर अ लवली शॉर्ट ईयर, प्यारे से थोड़े से समय के लिए, जो जिसने उसे प्यार किया, थोड़े से समय के लिए, क्यों, क्योंकि उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, शॉर्ट ईयर, छोटा सा एक साल बिताया उन दोनों ने साथ में, प्यारा सा, लवली, एंड डाइड ऑफ फीवर, उसके बाद ये राजकुमार कैसे मर गया, बुखार से मर गया, डाइड ऑफ फीवर, इन हर आर्म्स, उसी की बाहों में मरा। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, दादी ने ही उन्हें बताया कि उनका ब्लड जो है वो सबसे पुराना ब्लड है, ओल्डेस्ट ब्लड, सबसे पुराना ब्लड है उनका, माई ब्रदर एंड शी एंड आई, उनका, मेरे भाई का और मेरा, हमारा ब्लड बड़ा ही पुराना ब्लड है, द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे पुराना ब्लड। अब यहाँ पुराना ब्लड से मतलब है, यानी कि हम शाही परिवार से हैं जिनका ब्लड पवित्र रहता है। पुराने समय में ब्लड को लेकर के भी बड़ी अलग मान्यताएं होती थी, जैसे कि विवाह आदि में भी उच्च कुल के लोगों में ही विवाह संबंध बनाए जाते थे, इस तरीके की कई चीज़ें होती थी। तो कहीं ना कहीं पोइटेस इस इन शब्दों के माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि दादी का भी जो मानना था वो क्या था, कि हमारा जो ब्लड था ना वो सबसे रॉयल ब्लड था, सबसे उच्च कुल का ब्लड था, और पता नहीं कितना पुराना ब्लड था। अ ब्लड थिन, ऐसा खून जो कि पतला था, क्लियर, साफ था, एंड फाइन, और उत्तम था, ऐसा खून था, क्यों, क्योंकि रॉयल ब्लड को ऐसा ही माना जाता है, तो वही थिंकिंग दादी की भी थी। वाहिल, जबकि बाद में वो बच्चों से ये भी कहती दादी कि जबकि जो अभी अभी नया अमीर है ना या गरीब लोग हैं ना, उनका खून इतना अच्छा नहीं होता, चिपचिपा होता है, कीचड़ जैसा होता है, इस तरीके से वो आगे कहेगी। इससे ऊंचे नीचे का जो भेद हमारे समाज में एंशियंट टाइम में था वो भी हमें पता चल रहा है। देखिए, अ ब्लड थिन, क्लियर एंड फाइन, हमारा खून कैसा था, थिन, क्लियर एंड फाइन था। वाहिल, जबकि, इन द वेंस, नसों में, वेंस यानी नसें, नब्ज, जो ऑफ ऑलवेज पुअर, हमेशा जो गरीब है ना लोग, उनकी नसों में, एंड इन द वेंस ऑफ न्यू रिच मैन, या फिर वो लोग जो कि अभी नए नए अमीर बने, यानी कि जिनके पास पुश्तैनी पैसा नहीं है, बल्कि जिनके पास कैसा पैसा है, उनकी मेहनत से जिन्होंने कमाया है, वो लोग जो कि अपने पैसों उन्होंने पैसा बनाया अपनी मेहनत या अपने कर्म के आधार पर, उनकी नसों में क्या होता है, फ्लोड अ ब्लड थिक एज ग्रूल एंड मडी एज अ डिच, उनकी नसों में ऐसा खून बहता है जो कि कैसा है, चिपचिपा है, ग्रूल और गाढ़ा है।
मडी कीचड़ जैसा, एज अ डिच, जैसे खड्डे के अंदर का कीचड़ हो। अब न्यूली रिच मैन को वो ब्लेम कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि उस समय में कुल, वंश, जाति, इसको महत्व दिया जाता था, बजाय इसके कि व्यक्ति अपने मेहनत के आधार पर या अपने प्रयासों के आधार पर कितना आगे बढ़ गया है। न्यूली रिच मैन को भी वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो कि पुराने समय से चले आ रहे परिवारों को मिला करती थी। आगे देखिएगा, मडी एज अ डिच। इसके बाद का फाइनली शी ले डाइंग, फिर अंत में क्या हुआ, दादी मरणासन्न हो गई। फाइनली शी ले डाइंग इन हर 86th ईयर, उम्र क्या हो गई थी, 86 वर्ष, 86th ईयर। अ वुमन, एक ऐसी महिला थी, वियरीड बाय कॉम्प्रोमाइज, जो कि समझौते कर करके थक चुकी थी। वियरीड बाय कॉम्प्रोमाइज। हर लेग्स, जीवन में बहुत समझौते किए थे, एक विधवा जीवन जिया था दादी ने, और पति क्योंकि मर चुका था तो जीवन में अन्य कई समझौते उन्हें करने पड़े होंगे। इसलिए राइटर हमसे कह रही है, अ वुमन वियरीड बाय कॉम्प्रोमाइज, एक ऐसी औरत थी दादी जो कि समझौते कर करके थक चुकी थी। हर लेग्स क्विल्टेड, जिसके पाँव टेढ़े हो गए थे। विद आर्थराइटिस, क्यों, क्योंकि हड्डियों की बीमारी हो गई थी, आर्थराइटिस। एंड विद ओनली अ हार्ड कफ एंड फॉर कंफर्ट, बहुत तेज खांसी हो गई थी। फॉर कंफर्ट आई लुक्ड डीप इनटू हर आईज, उसे शांत करने के लिए मैंने उसकी आंखों में गहराई में झांका। फॉर कंफर्ट, आराम देने के लिए। हर पुअर ब्लीरी आईज, उसकी बेचारी सूनी नजरें, ब्लीरी सूनी, पुअर बेचारी, उनमें मैंने देखा। एंड प्रेड, और विनती की, दैट शी वुड नॉट ग्रीव, कि वो आप दुखी ना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा उसे शांत करने के लिए, और उसे समझाना चाहा कि आप दुखी मत हो। वुड नॉट ग्रीव सो मच अबाउट द हाउस, घर को लेकर के इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाया। आई हैड लर्न बाय देन, तब तक मैं सीख चुकी थी, लर्न बाय देन मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट, हार के कई सबक में सीख चुकी थी। लेसन्स ऑफ डिफीट का क्या मतलब है, जब व्यक्ति बचपन में होता है ना, तो उसे लगता है वो सब कुछ आसानी से कर लेगा, सब कुछ आसानी से पालेगा, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसे पता चलता है कि जीवन इतना आसान नहीं है जितना उसने सोच लिया था, बल्कि जीवन में कई जगह संघर्ष करने पड़ेंगे, और संघर्ष के बावजूद भी होगा क्या, हार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी ही कई हार का सामना पोइटेस अपने जीवन में तब तक कर चुकी थी। मोस्ट लेसन्स ऑफ डिफीट, कई सबक मिल चुके थे मुझे हार के। हैड फाउंड आउट, और मैंने पाया था, फाउंड आउट पता लग जाना, दैट टू ग्रो रिच, कि अमीर बनना, ग्रो रिच वाज अ डिफिकल्ट फीट, बड़ा मुश्किल काम है अमीर होना, डिफिकल्ट फीट। द हाउस वॉज क्राउचिंग, मकान भी अब बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा था। क्राउचिंग का मतलब सिकुड़ना होता है, यहाँ पर नष्ट होने से ही है, कि मकान बिल्कुल छोटा दिखने लगा था, टूट फूट बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ऑन इट्स एल्बोज देन, तब तक घुटनों के कोहनियों के बल आ गया था हमारा मकान, यानी कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका था। एल्बो देन, इट लुक्ड, ऐसा लग रहा था, दैट नाइट इन द पैलिड मून, कि उस रात जबकि चंद्रमा भी उदासी का प्रकटीकरण कर रहा था। ध्यान रखिएगा, पैलिड पीला रंग, पीलापन की रोशनी थी चंद्रमा पर भी। पीला रंग जो होता है वो उदासी का प्रतीक माना जाता है लिटरेचर में, तो इसलिए सिंबल के तौर पर, तो इसलिए बोल रहा है कि उस रात जब दादी मरी ना, उस दिन चंद्रमा भी उदास था, या चंद्रमा पर भी उदासी छाई हुई थी। So grotesque and alive when they burnt my great grandmother, चंद्रमा उदासी से भरा था, बड़ा मजबूत और जीवन से भरा भी दिख रहा था। When they burnt my great grandmother, जब उन्होंने मेरी दादी को जलाया, किस पर जलाया, ओवर logs ऑफ मैंगो ट्री, आम के पेड़ों के जो लकड़ियां हैं उन पर जलाया, लोग्स यानी लकड़ियां। एंड आई लुक्ड वंस एट द हाउस, मैंने फिर से घर की ओर देखा। एंड देन अगेन एंड अगेन, बार बार देखा, अगेन एंड अगेन, बार बार देखा।
फॉर आई थॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, आई सो द विंडोज क्लोज, मैंने खिड़कियों को बंद होते हुए देखा। मैंने मकान की ओर देखा, हमारे टूटे से मकान की ओर, और मकान की ओर एक बार देखा ना तो बार बार देखा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे तो खिड़कियां बंद हो रही हैं। विंडोज क्लोज, लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आईज। एक मकान को अगर व्यक्ति माना जाए तो उस मकान की आंखें क्या हुई? उसकी खिड़कियां। अक्सर कर ये कंपैरिजन लिटरेचर में डाला भी जाता है। तो मकान की आंखों की तरह बंद होते हुए मैंने उसे देखा, जैसे तो उस रात मकान की भी मृत्यु हो गई। आई थॉट, मुझे लगा, आई हर्ड द पिलर्स ग्रोन, कि उस दिन तो जितने भी पिलर्स थे मकान के वो भी रो रहे थे। पिलर्स, खंबे। एंड द डार्क रूम्स हीव अ साई, और जो अंधियारे कमरे थे उनमें से क्या गूंज रही थी? आह भरने की आवाज। द डार्क रूम्स हीव अ साई। आई सेट फोर्थ अगेन, मैं फिर आगे बढ़ गई। यानी कि इसके बाद, दादी की मृत्यु के बाद, पोइटेस आगे चली गई। सेट फोर्थ अगेन, कहाँ चली गई? फॉर अदर टाउन्स, अन्य कस्बों की ओर। लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन, जो वो हमारा घर था ना जिसमें मंदिर था, उसे छोड़ करके मैं चली गई। लेफ्ट द हाउस विद श्राइन एंड द सेंट्स, और जो सेंट्स थी उनके साथ छोड़ गई। एंड द फ्लावरिंग श्रब्स, और जो फूलों वाली झाड़ियां थी घर में उगने लगी थी, उनके साथ अपने घर को अकेला छोड़ करके मैं चली गई अन्य कस्बों की ओर। एंड द वाइड रेबिड माउथ ऑफ अरेबियन सी, अरब के समुद्र के पास में जो विस्तृत इलाका था वहां अपने घर को छोड़ करके चली गई। वाइड रेबिड माउथ ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी अरब का समुद्र। अरब के समुद्र का जो खुला हुआ लंबा चौड़ा एरिया था वहां पर कहीं मैं अपने घर को छोड़ करके चली गई। आई नो द रेट्स आर रनिंग नाउ, यहाँ से वापस से बात को चेंज करती है वो कि दादी की मृत्यु के बाद क्या हुआ। आज भी घर में चूहे दौड़ रहे हैं। अक्रॉस द डार्कन्ड होल्स, अंधियारे होल्स में भाग रहे हैं। दे डू नॉट फियर, उन्हें डर नहीं है। द डेड, मरे हुए लोगों का, जो मर चुके हैं उनका डर जानवरों को नहीं होता। आई नो द वाइट आंट्स हैव रीच्ड माई होम, मुझे पता है मेरे घर पर दीमक पहुंच चुकी है। वाइट आंट, दीमक। एंड हैव रेजेड ऑन वॉल्स, और इतनी ज़्यादा हो गई है दीमक कि दीवारों को भी खा रही है। हैव रेजेड ऑन वॉल्स, दीवारों को भी खा लेने वाली दीमक हो गई है। स्ट्रेंज टोटेम्स ऑफ बरियल, ये दीमक और ये जो विनाश है ना, ये वास्तव में प्रतीक है अजीब से। स्ट्रेंज टोटम्स, अजीब से चिन्ह, प्रतीक, ऑफ बरियल, दफनाए जाने के। एट नाइट इन स्टिलनेस, रात को शांति से। फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, वो हर कस्बा जिसमें मैं रही। एवरी टाउन आई लिव इन, वो हर कस्बा जिसमें मैं रही, वहां पर रात के समय शांति में। आई हीयर, मैं सुना करती। आई हीयर, क्या सुनती? द रैटल ऑफ इट्स डेथ, इस मकान के गिरने की आवाज को। रेटल यानी खड़खड़ाहट होता है, जब कोई भारी चीज टूट करके चरमरा करके गिरती है तो जो आवाज होती है, उस आवाज को मैं रात में जिस भी कस्बे में गई उस रात को शांति के समय में सुनती उस आवाज को। एंड द विंडोज वाइन, और खिड़कियों के कराहने की आवाज भी मुझे सुनाई देती। वाइन यानी कराहना। आई हैव लेट यू डाउन ओल्ड हाउस, ओ मेरे पुराने मकान, मैंने तुम्हें गिरने दिया। लेट यू डाउन, गिरने देना। आई हैव लेट यू डाउन, मैंने तुम्हें गिरने दिया ओ मेरे पुराने मकान। आई सीक फॉरगिवनेस, माफी मांगती हूँ तुमसे। सीक फॉरगिवनेस, माफी मांगना। क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ तुमसे। ओ मदर्स मदर्स मदर, किससे माफी मांगती हूँ? माँ की, माँ की माँ, यानी कि परनानी। आई हैव प्लग्ड योर सोल, मैंने तुम्हारी आत्मा को ऐसे खींच लिया। लाइक अ पिप फ्रॉम अ फ्रूट, जैसे फल में से पिप या चिपचिपा पदार्थ निकाला जाता है। पिप का मीनिंग यहाँ पर चिपचिपे पदार्थ से, जो अक्सर कर फल फूल वनस्पतियों में जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो निकलता है। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी तुम्हें खींच करके निकाल दिया, तुम्हारी आत्मा को। योर सोल एंड फ्लंग इट, और तुम्हारी आत्मा को
उछाल करके मैंने कहाँ फेंका? इट इनटू योर फायर, तुम्हारी जो वेदी या चिता जल रही थी ना, उसमें उछाल करके फेंक दिया। फायर यानी वेदी, चिता। कॉल मी कैलस, अब तुम मुझे चाहे निर्दयी कह दो, दुष्ट कह दो, कॉल मी सेल्फिश, चाहे तुम मुझे स्वार्थी कह दो, कुछ भी कह दो तुम, अधिकार है तुम्हें। बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, पर मेरे रक्त पर आरोप मत लगाना। क्यों मत लगाना? सो क्लियर, सो थिन, सो फाइन, क्योंकि मेरा ये रक्त कैसा है? बड़ा ही साफ है, बड़ा ही पतला है और बड़ा ही अच्छा रक्त है। द ओल्डेस्ट ब्लड, सबसे पुराना रक्त इन द वर्ल्ड, दुनिया का। दैट रिमेंबर्स एज इट फ्लोज, वो रक्त जो कि जानता है जब ये बह रहा है। ऑल द जेम्स, उन सारे रत्नों को। ऑल द गोल्ड, उस सारे सोने जवाहरात को। एंड ऑल द परफ्यूम्स एंड ऑयल्स, सारे परफ्यूम और ऑयल को जानता है। एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड, और उस एलिफेंट राइड को भी जानता है। क्योंकि मैंने तुम्हारे इस मकान पर ध्यान नहीं दिया जब मैं युवा हो गई, कमाने लगी, तो तुम इसके कारण मुझे भले ही निर्दयी कह देना, स्वार्थी कह देना, पर ओ मेरी ग्रैंड मदर, ओ मेरे हाउस, मुझे कभी भी मेरे ब्लड के लिए मत आरोप लगाना। क्यों? क्योंकि मेरे ब्लड को आज भी याद है कि मेरी दादी ने किस तरीके का जीवन जिया, शाही वाला, ये मैं जानती हूँ। पर साथ ही साथ में पोइटेस हमारी हमें इंडिकेट करके बताना चाहती है कि वो ब्लड जिसको दादी उच्च कुल का हाई मानती थी, उस ब्लड में और दूसरे ब्लड में कहाँ अंतर हुआ, अगर वो अपनी रॉयल्टी को निभा ना सके तो इस तरीके से पोयम को पोइटेस कंप्लीट करती है। और साथ ही साथ में हमें एक विधवा के जीवन को, हमारे एंशियंट कल्चर को, तमिल कल्चर को, हमारे रिलीजन जैसे कि लॉर्ड शिवा की श्राइन के बारे में बताया गया है। उसके अलावा सर्प देवता का मंदिर बना हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी हमें बताती है। और साथ ही साथ में मॉडर्न एज जो है या मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, उसने किस तरीके से एंशियंट चीज़ों से लोगों को दूर कर दिया है, कहीं ना कहीं पोयम के अंदर इस बात को भी इंडिकेट किया गया है। मेरा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू एवरीवन।